स्वागत है फ्रेंड्स आप लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टार्ट टू बेसिक में। फ्रेंड्स हम लोग पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी एनसीईआरटी के माध्यम से। क्लास 11th की ज्योग्राफी चल रही है और ये जो है आज अध्याय 7 है, लेसन 7। चैप्टर का नाम है फ्रेंड्स प्राकृतिक संकट तथा आपदाएँ। तो आज ये जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है फ्रेंड्स। बहुत सारी जानकारियाँ इसमें हम लोग लाइन बाय लाइन कवर करेंगे और इस चैप्टर के अंतर्गत जो पढ़ने वाले हैं हम लोग, आइए उस पर एक बार प्रकाश डाल लेते हैं। ये खंड 4 के अंतर्गत है फ्रेंड्स, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, प्राकृतिक संकट तथा आपदाएं। यानी प्राकृतिक संकट तथा आपदाएं में क्या है, कारण, किन कारणों से ये संकट, ये प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, उनके परिणाम क्या होते हैं और उनको प्रबंध कैसे किया जाए। उनके लिए जो संकट आते हैं इनको कैसे हम लोग प्रबंध करें, मतलब कैसे इनको हम रोकथाम करें, इसके बारे में हम कैसे इसका मैनेज करें इसको, उसी के बारे में हमको पढ़ना है आज। और इसके अंतर्गत जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उसमें मुख्यतः जो है 4 जो है मुख्य रूप से देखना है, जिसके अंतर्गत क्या है, बाढ़ तथा सूखा, भूकंप तथा सुनामी, चक्रवात और भूस्खलन। फ्रेंड्स ये परीक्षा के दृष्टिकोण से और जानकारी के दृष्टिकोण से, किसी कंपटीशन के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है। इस चैप्टर से किसी भी परीक्षा में प्रश्न आते ही आते हैं। इन चारों टॉपिकों में किसी न किसी से प्रश्न जरूर आते हैं। तो आइए क्रम से इनका हम अध्ययन करते हैं। बस गुजारिश यही रहेगा कि चैप्टर में लास्ट तक इस वीडियो में बने रहें। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कह रहा है प्राकृतिक संकट तथा आपदाएं। फ्रेंड्स कह रहा है कि आपने सुनामी के बारे में पढ़ा होगा या उसके प्रकोप की तस्वीरें टेलीविजन में तो देखी होगी। आपको कश्मीर में नियंत्रण रेखा के दोनों तरफ आए भयावह भूकंप की जानकारी भी होगी। इन आपदाओं से होने वाले जान और माल के नुकसान ने हमें क्या कर दिया, हिला कर रख दिया था। ये परिघटनाओं के रूप में क्या हैं और कैसे घटती हैं, हम इनसे अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, ये कुछ सवाल हैं जो हमारे दिमाग में आते हैं। इस अध्याय में हम इन्हीं सवालों का विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। परिवर्तन क्या है, प्रकृति का नियम है। यह लगातार चलने वाली क्या है, प्रक्रिया है, जो विभिन्न तत्वों में, चाहे वह बड़ा हो या छोटा, पदार्थ हो या अपदार्थ, अनवरत चलती रहती हो तथा हमारे प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण को क्या करती है, प्रभावित करती है। यह प्रक्रिया हर जगह व्याप्त है, परंतु इसके परिणाम सघनता और पैमाने में क्या होता है, अंतर होता है। देखिए, ये जो कह रहा है कि परिवर्तन क्या है, प्रकृति का नियम है। यानी समय के साथ साथ प्रकृति में क्या होते रहते हैं, तो परिवर्तन होते रहते हैं। और यह परिवर्तन जो है सघनता और पैमाने में, इनके परिवर्तन के परिणाम में सघनता और पैमाने में क्या होता है, अंतर होता है। तथा हमारे प्राकृतिक और सामाजिक संस्करण को क्या करते हैं, प्रभावित करती हैं। यह प्रक्रिया हर जगह व्याप्त है, परंतु इसके परिणाम सघनता और पैमाने में अंतर होता है। ये बदलाव धीमी गति से भी आ सकते हैं। जैसे अब धीमी गति से जो परिणाम आते हैं या जो परिवर्तन होते हैं उसमें क्या है, तो धीमी गति से स्थलाकृतियों और जीवों में ये बदलाव तेज गति से भी आ सकते हैं। जैसे क्या है, अब तेज गति से जो प्रभाव या परिणाम आते हैं वो क्या है, ज्वालामुखी विस्फोट है, सुनामी, भूकंप और तूफान इत्यादि। इस प्रकार इसका प्रभाव छोटे क्षेत्र तक सीमित हो सकता है, जैसे आंधी है, कर्कापात है और टॉर्नेडो, और इतनी व्यापक हो सकता है जैसे क्या है, भूमंडलीय उष्णीकरण और ओजोन परत का ह्रास। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, तो ये हैं प्रकृति में परिवर्तन होने वाले आकस्मिक कारण, प्राकृतिक आपदा जिसको हम कहते हैं। अब इसके अतिरिक्त परिवर्तन का विभिन्न लोगों के लिए भिन्न भिन्न अर्थ होता है। यह इनको समझने की कोशिश करने वाले व्यक्ति के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। प्रकृति के दृष्टिकोण से परिवर्तन मूल्य तटस्थ होता है, न अच्छा होता है और न बुरा। मतलब प्रकृति के अगर दृष्टिकोण से देखा जाएगा तो जो परिवर्तन होता है वो क्या होता है, तटस्थ। तटस्थ का मतलब क्या हो गया,
न उसमें अच्छाई दिखे और न बुराई दिखे तो क्या हो गया, तटस्थ हो जाता है, यानी न अच्छा होता है न बुरा। परंतु मानव दृष्टिकोण से परिवर्तन मूल्य बोझिल होता है। कुछ परिवर्तन अपेक्षाकृत और अच्छे होते हैं, जैसे ऋतु में जो परिवर्तन होता है, फलों का पकना आदि, जबकि कुछ परिवर्तन क्या होते हैं, अनपेक्षित और बुरे होते हैं, जैसे भूकंप आ गया, बाढ़ हो गया और युद्ध अगर हो जाता है तो इस तरह की क्या है, तो ये बुरे परिणाम होते हैं, बुरे अपेक्षित होते हैं। आप अपने पर्यावरण का परीक्षण करें और उन परिवर्तनों की सूची तैयार करें जो दीर्घकालीन है और उनकी भी जो अल्पकालीन है। क्या आप जानते हैं कि क्यों कुछ बदलाव अच्छे समझे जाते हैं और दूसरे बुरे? इन बदलावों की सूची बनाएं जो आप हर रोज़ अनुभव करते हैं। कारण बताइए कि क्यों इनमें कुछ अच्छे और दूसरे बुरे माने जाते हैं। ये कह रहा है कि आप जो भी बदलाव देख रहे हैं अपने पर्यावरण में, उसका आप खुद जो है परीक्षण करिए और कौन से बुरे हैं और कौन अच्छे हैं उनके बारे में आप लिखिए। तो फ्रेंड्स, इस अध्याय में हम कह रहा है कि इसी परिवर्तनों को समझने की कोशिश करेंगे जो बुरे माने जाते हैं और जो बहुत लंबे समय से मानव को क्या करते हैं, भयभीत किए हुए हैं। अब सामान्यतः आपदा और विशेष रूप से प्राकृतिक आपदाओं से मानव हमेशा क्या रहता है, भयभीत रहता है। अब यहाँ देखते हैं आपदा क्या है, उसको समझते हैं। तो आपदा क्या है, तो आपदा एक अनपेक्षित घटना है, मतलब जिसकी क्या करें, अपेक्षा नहीं रहती है किसी को, तो उसी को आपदा, जो जिसे आपदा का मतलब जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं रहती है या कहा जाए तो वह क्या है, अनपेक्षित घटना है और उसी क्या कहते हैं, हम आपदा कहते हैं। कह रहा जो ऐसी ताकतों द्वारा घटित होती है जो मानव के नियंत्रण में नहीं होती है, मतलब प्राकृतिक ऐसे ताकतवर घटनाएं होती हैं जो मनुष्य के नियंत्रण में नहीं हैं, यह थोड़े समय में और बिना चेतावनी क्या होती हैं, घटित होती हैं, जिसकी वजह से मानव जीवन के क्रियाकलाप क्या हो जाते हैं, अवरुद्ध हो जाते हैं तथा बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। अतः इससे निपटने के लिए हमें सामान्यतः दी जाने वाली वैधानिक आपातकालीन सेवाओं की अपेक्षा अधिक प्रयत्न करने पड़ते हैं। लंबे समय तक भौगोलिक साहित्य में आपदाओं को प्राकृतिक बलों का परिणाम माना जाता रहा है और मानव को इनका अबोध एवं असहाय शिकार, परंतु प्राकृतिक बल ही आपदाओं के एकमात्र कारक नहीं है। आपदाओं की उत्पत्ति का संबंध मानव क्रियाकलाप से भी है। कहने का तात्पर्य है कि जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं यह एक तरफा नहीं होती हैं या एकमात्र केवल प्राकृतिक नहीं होती, इसमें मानव द्वारा जो क्रियाकलाप हो रहे हैं उनकी भी सहभागिता होती है, जिसके कारण ये प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। कह रहा है कुछ मानवीय गतिविधियां तो सीधे रूप से इन आपदाओं के लिए उत्तरदायी हैं। जैसे देखिए, भोपाल में जो गैस त्रासदी हुआ था, चेरनोबिल नाभिकीय आपदा, युद्ध, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसें वायुमंडल में छोड़ना तथा ग्रीन हाउस गैसें, ध्वनि, वायु, जल तथा मिट्टी संबंधी पर्यावरण प्रदूषण आदि आपदाएं इसके उदाहरण हैं। अब ये जितनी भी आपदाएं हैं किसके द्वारा होती है, मानव के द्वारा की हुई हैं, मानव जनित है गतिविधियाँ, तो ये इस तरह की आपदाएं आती हैं। कह रहा कुछ मानवीय गतिविधियाँ परोक्ष रूप से भी आपदाओं को बढ़ावा देती हैं। जैसे क्या है, वनों को काटने की वजह से भूस्खलन और बाढ़, भंगुर जमीन पर निर्माण कार्य और अवैज्ञानिक भूमि उपयोग कुछ उदाहरण हैं जिनकी वजह से आपदा परोक्ष रूप में प्रभावित होती है। क्या आपने अपने पड़ोस या विद्यालय के आसपास चल रही गतिविधियों की पहचान कर सकते हैं जिनकी वजह से भविष्य में आपदाएं आ सकती हैं? क्या आप इनसे बचाव के लिए सुझाव दे सकते हैं? यह सर्वमान्य है कि पिछले कुछ सालों में मानवकृत आपदाओं की संख्या और परिणाम दोनों में क्या हुई, वृद्धि हुई है और कई स्तर पर ऐसी घटनाओं से बचने के भरसक प्रयत्न किए जा रहे हैं। यद्यपि इस संदर्भ में अब तक सफलता नाम मात्र ही लगी थी, परंतु इन मानवकृत आपदाओं में से कुछ का निवारण संभव है। इसके विपरीत प्राकृतिक आपदाओं पर रोक लगाने की संभावना बहुत कम है। इसलिए सबसे अच्छा तरीका है कि इनके असर को कम करना और इसका प्रबंधन करना। इस दिशा में विभिन्न स्तरों पर कई प्रकार के ठोस कदम उठाए गए हैं, जिनमें भारतीय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना जो है 1993 में रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में भू शिखर सम्मेलन और मई 1994 में योकोहामा जापान में आपदा प्रबंधन पर विश्व संगोष्ठी आदि विभिन्न स्तरों पर इस दिशा में उठाए जाने वाले क्या हैं, ये तरह के ठोस कदम हुए हैं। कह रहा है प्रायः देखा गया है कि विद्वान आपदा और प्राकृतिक संकट शब्दों का इस्तेमाल एक दूसरे की जगह कर लेते हैं, यानी आपदा और प्राकृतिक संकट। देखिए, कह रहा है विद्वान जो है क्या करते हैं, प्रायः आपदा और प्राकृतिक संकट शब्द जो है एक दूसरे की जगह पर कर लेते हैं। ये दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं,
परंतु इनमें भी क्या है, अंतर है, इसलिए इन दोनों में भेद करना आवश्यक है। अब देखिए प्राकृतिक संकट क्या है, तो प्राकृतिक पर्यावरण में हालात के वे तत्व जिनसे धन जन या दोनों का नुकसान हो की संभावना होती है, ये बहुत क्या होता है, तीव्र हो सकते हैं या पर्यावरण विशेष के अस्थायी पक्ष भी हो सकते हैं। जैसे इसमें क्या क्या आ गई, तो महासागरीय धाराएं, हिमालय में तीव्र ढाल, अस्थिर संरचनात्मक आकृतियाँ, रेगिस्तान तथा हिमालय क्षेत्रों में क्या है, विषम जलवायु दशाएं आदि। प्राकृतिक संकट की तुलना में अप्राकृतिक आपदाएं अपेक्षाकृत तीव्रता से घटती हैं तथा बड़े पैमाने पर जनधन की हानि तथा सामाजिक तंत्र एवं जीवन को छिन्न भिन्न कर देती हैं तथा उन पर लोगों का बहुत कम या कुछ भी नियंत्रण नहीं होता है। अब देखिए ये तो थे अपना प्राकृतिक वाला। अब सामान्यतः प्राकृतिक आपदाएं संसार भर के लोगों के लिए क्या होती हैं, व्यापककृत होती हैं, व्यापककृत अनुभव होते हैं और दो आपदाएं न तो समान होती हैं और न उनमें आपस में तुलना की जा सकती है। प्रत्येक आपदा अपने नियंत्रणकारी सामाजिक पर्यावरणीय घटकों, सामाजिक अनुक्रिया जो यह उत्पन्न करते हैं तथा जिस ढंग से प्रत्येक सामाजिक वर्ग इससे निपटता है अद्वितीय होती है। ऊपर व्यक्त विचार तीन महत्वपूर्ण चीज़ों को इंगित करता है। पहला क्या है, तो प्राकृतिक आपदा के परिणाम, गहनता एवं बारंबारता तथा इसके द्वारा किए गए नुकसान समयांतर पर बढ़ते जा रहे हैं। एक दूसरे संसार के लोगों में इन आपदाओं द्वारा पैदा किए हुए भय के प्रति चिंता बढ़ रही है तथा इनसे जान माल की क्षति को कम करने का रास्ता ढूंढने का प्रयत्न कर रहे हैं। अंततः प्राकृतिक आपदाओं के प्रारूप में समयांतर पर महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। प्राकृतिक आपदाओं एवं संकटों के अवगमन में परिवर्तन भी आया है। पहले प्राकृतिक आपदाएं एवं संकट दो परस्पर अंतर्संबंधी परिघटनाएं समझी जाती थी, अर्थात जिन क्षेत्रों में प्राकृतिक संकट आते थे वे आपदाओं के द्वारा भी सुभेद थे, अतः उस समय मानव पारिस्थितिकी तंत्र के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करता था, इसलिए इन आपदाओं से नुकसान कम होता था। तकनीकी विकास ने मानव को पर्यावरण को प्रभावित करने की बहुत क्षमता प्रदान कर दी है। परिणामतः मनुष्य ने आपदा के खतरे वाले क्षेत्र में गहन क्रियाकलाप शुरू कर दिया है और इस प्रकार आपदाओं की सुवेदता को बढ़ा दिया है। अधिकांश नदियों के बाढ़ के मैदानों में भू उपयोग तथा भूमि की कीमतों के कारण तथा तटों पर बड़े नगरों में बंदरगाहों जैसे मुंबई, चेन्नई आदि के विकास ने इन क्षेत्रों को चक्रवातों, प्रबंजनों तथा सुनामी आदि के लिए सुभेद बना दिया है। इन प्रेक्षणों की पुष्टि कर रहा है, आंकड़ा दे रहा है, उसमें देख सकते हैं। कह रहा है जो पिछले 60 वर्षों में 12 गंभीर प्राकृतिक आपदाओं से विभिन्न देशों में मरने वालों के परिणाम दर्शाता है। अब यह सारणी से स्पष्ट है कि प्राकृतिक आपदाओं ने विस्तृत रूप से जन एवं धन की हानि की है। इस स्थिति से निपटने के लिए भरसक प्रयत्न किए जा रहे हैं। यह भी महसूस किया जा रहा है कि प्राकृतिक आपदा द्वारा पहुंचाई गई क्षति के परिणाम भूमंडलीय प्रतिघात हैं और अकेले किसी राष्ट्र में इतनी क्षमता नहीं कि वह इन्हें सहन कर पाए। अतः 1989 में संयुक्त राष्ट्र सामान्य असेंबली ने इस मुद्दे को उठाया गया था और मई 1994 में जापान के योकोहामा नगर में आपदा प्रबंधन विश्व कॉन्फ्रेंस में इस औपचारिकता प्रदान कर दी है और यही बाद में योकोहामा रणनीति तथा अधिक सुरक्षित संसार के लिए कार्य योजना किया गया। तो फ्रेंड्स ये तो एक भूमिका बनाया कि प्राकृतिक आपदा के बारे में हमको कैसे समझें, कैसे जानकारी लें और क्या होती हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा। अब यहाँ से रोचक चीज़ें आप लोगों को मिलेगी पढ़ने के लिए। अभी तक थोड़ा सा लग रहा हो कि बोरिंग वाला लग रहा है, लेकिन बोर मत होइए। अब जो है रोचक चीज़ें नीचे आएंगी जिनकी जानकारी बहुत ही आवश्यक है। प्राकृतिक आपदाओं के बारे में हमने ऊपर जाना कि क्या होती हैं। अब प्राकृतिक आपदाओं का वर्गीकरण है, मतलब इनको कितने वर्गों में बांटा गया है। देखिए कह रहा है विश्व भर में लोग विभिन्न प्रकार की आपदाओं को अनुभव करते हैं और उनका सामना करते हुए उन्हें सहन करते हैं। अब लोग इसके बारे में जागरूक और इनसे होने वाले नुकसान को कम करने की चेष्टा में कार्यरत हैं। इनके प्रभाव को कम करने के विभिन्न स्तरों पर विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं। प्राकृतिक आपदाओं से दक्षता से निपटने के लिए उनकी पहचान और वर्गीकरण को प्रभावशाली तथा वैज्ञानिक कदम समझा जा रहा है। प्राकृतिक आपदाओं को मोटे तौर पर 4 प्रकारों में विभक्त किया जा सकता है, जो सबसे पहले हमने ऊपर आप लोगों को बताया। अब कह रहा है भारत उन देशों में है जहां सारणी आप नीचे देख सकते हैं, सभी प्राकृतिक आपदाएं क्या हैं, घटित हो चुकी हैं। इन आपदाओं की वजह से भारत में हर वर्ष हजारों लोगों की जान जाती है और करोड़ों रुपए का माली नुकसान होता है। आगे भारत में सबसे अधिक नुकसानदायक प्राकृतिक आपदाओं का वर्णन किया गया है।
देखिए प्राकृतिक आपदाओं में मुख्य क्या क्या है, तो 4 भागों में इनको वर्गीकरण किया गया। क्या है, वायुमंडलीय, दूसरा है भौमिक, तीसरा जलीय और चौथा है जैविक। अब वायुमंडलीय में क्या है, तो बर्फानी तूफान है, तड़ित झंझावात, तड़ित है, टर्नेडो है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, सूखा है, कारकापात है, पाला, लू और शीतलहर, ये सब क्या है, तो वायुमंडलीय है, मतलब जो वायुमंडल में सब घटित होती हैं घटनाएं। भौमिक क्या है, मतलब जो भूमि पर होती है, उसमें क्या है, भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, हिमघाव, अवतरण, मृदा अपरदन, इन सब का बारे बारे से नीचे हम जब अध्ययन करेंगे तो हम इसका आप लोगों को मतलब भी बताएंगे क्या किसका है। जलीय में जो जल में जो घटनाएं होती हैं उसमें क्या है, बाढ़ है, ज्वार है, महासागरीय धाराएं हैं, तूफान है, सुनामी है। और जैविक जो जीव जंतुओं जानवरों के माध्यम से होता है उसमें क्या है, तो पौधे व जानवर उपनिवेशकों के रूप में है, जैसे टिड्डियाँ हैं, कीट ग्रसन है, फफूंदी बैक्टीरिया और वायरल संक्रमण, बर्ड फ्लू, डेंगू इत्यादि हैं जो जीवों के माध्यम से होती हैं। तो ये 4 प्रकार के जो है आपदाओं का वर्गीकरण है। कौन कौन सा, तो वायुमंडलीय हो गया और भौमिक हो गया, जलीय हो गया और जैविक हो गया। आइए प्राकृतिक आपदा का जो न्यूनीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दशक रहा है उसको देख लेते हैं। कह रहे याकोहामा रणनीति तथा सुरक्षित संसार के लिए कार्य योजना, संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों देशों तथा अन्य देशों की एक बैठक जिसे प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण विश्व कॉन्फ्रेंस कब हुआ था, तो 23 से 27 मई 1994 को कहाँ हुई थी, तो याकोहामा नगर में हुई थी। कहाँ, याकोहामा, जापान में। ये एक ऑब्जेक्टिव है, आप देख सकते हैं कि प्राकृतिक आपदा की जो बैठक हुई थी, प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण की विश्व कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, कब हुई थी, 23 से 27 मई 1994 को याकोहामा नगर जो जापान में हुई थी। कह रहा है पिछले कुछ वर्षों में प्राकृतिक आपदाओं के कारण मानव जीवन तथा आर्थिक क्षति अधिक हुई तथा समाज समानता प्राकृतिक आपदाओं के लिए सुबद्ध हो गया। यह भी स्वीकार किया गया कि ये आपदाएं विशेषतः विकासशील देशों के गरीब एवं साधनहीन समुदायों को अधिक प्रभावित करती हैं, क्योंकि देश उनका मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं। मतलब जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो विकासशील देश हैं, जो विकसित नहीं हैं वहाँ ज़्यादा प्रभाव डालती हैं। इसलिए इस बैठक में एक दशक था, उसके बाद भी इन आपदाओं से होने वाली क्षति को कम करने की रणनीति याकोहामा रणनीति के नाम से अपनाई गई। विश्व बैठक में प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण के लिए पारित प्रस्ताव निम्नलिखित हैं। अब देखिए जो विश्व बैठक हुआ 1994 में याकोहामा में, मतलब प्राकृतिक आपदा का न्यूनीकरण कैसे कम किया जाए, मतलब उसको कम से कम प्रभावित हों जनधन, उसके लिए प्रस्ताव पारित किए गए। कौन कौन सा, तो कह रहा है यह दर्ज होगा कि हर देश की प्रमुख जिम्मेदारी है कि वे प्राकृतिक आपदा से अपने आप के नागरिकों की रक्षा करें। दूसरा, विकासशील देशों विशेष रूप से सबसे कम विकसित एवं चारों ओर से भूवृद्ध देशों तथा छोटे द्वीपीय विकासशील देशों पर अग्रतापूर्वक ध्यान देगा। जो विकसित देश हैं इन देशों पर ध्यान देंगे। जहाँ भी ठीक समझा जाएगा वहाँ आपदा से बचाव, निवारण और तैयारी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कानून बना कर क्षमता एवं सामर्थ्य का विकास करेगा तथा इस कार्य में स्वैच्छिक संगठनों तथा स्थानीय समुदायों को संगठित किया। मतलब जो भी हो इन आपदा से बचने के लिए क्या करें, तो कानून बनाएं और इस आपदा से निपटने के लिए संगठनों के माध्यम से और स्थानीय समुदायों के माध्यम से भी क्या किया जाए, इस पर ध्यान दिया जाए। चौथा है कि यह उपक्षेत्रीय, मतलब क्षेत्र, उपक्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा उन कार्यों को बढ़ावा तथा मजबूती देगा जिससे प्राकृतिक तथा दूसरी आपदाओं को रोका अथवा कम किया जा सके या उसका निवारण किया जा सके। इस प्रक्रिया में निम्नलिखित विशेष पर बल दिया गया। अब क्षेत्रीय, उपक्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या इसको बल दे रहा है, तो मानव तथा संस्थागत क्षमता निर्माण तथा सशक्तिकरण करना है। मतलब मानव के क्षमता का निर्माण और उसका उसको और मजबूती प्रदान करना है। दूसरा है तकनीकों में भागीदारी, मतलब तकनीकी में अपने आप को क्या करना, डेवलप करना है, जिसमें सूचना एकत्रण, प्रकीर्णन तथा उपयोग इसका, और संसाधनों का क्या करना है, संग्रह करना है। 1999 से 2000 को आपदा न्यूनीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दशक भी घोषित किया गया। अब आपदा जो है न्यूनीकरण का जो अंतर्राष्ट्रीय दशक जो 1994 में हुआ था वो किसको घोषित किया गया है, तो 1999 से 2000 वर्ष को आपदा न्यूनीकरण अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया गया है। तो फ्रेंड्स आज का चैप्टर हम यहीं क्लोज करते हैं।
अगला चैप्टर जो है हम जो भी प्राकृतिक आपदाएं हैं उसके बारे में विधिवत पढ़ेंगे। आशा है आप लोगों को चैप्टर पसंद आया होगा। इसके साथ ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।